हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बिहार में जो बिहार टेट होने वाला है तो उससे संबंधित बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जो माध्यमिक पेपर फर्स्ट यानी 9 to 10 के बारे में जो भी संबंधित जानकारी हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो या प्रीवियस जो पेपर हुआ है उसे लेकर बात हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर दें। उसकी डेट आ चुकी है, 14 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपके 2 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। और आपको साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। वो एग्ज़ाम डेट दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी 1 मार्च से लेके 20 मार्च के मध्य में ये परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको चार्ज देना होगा 960 रुपये। ये अनरिजर्व का है, यानी आप चाहे तो बिहार के हों या अदर स्टेट किसी से भी हो, ये आपको चार्ज देना होगा 9 to 10 के लिए भरने के लिए या माध्यमिक पेपर फर्स्ट के लिए। ये चीज़ें हो जाती हैं कॉमन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात कर लेते हैं पूर्णांक कितने का है, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका पूर्णांक होता है वो 150 का होता है। 150 ही क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें से आपको पास के लिए यानी आपको टेट पास करना है तो निश्चित तौर से आपको 75 अंक तो लाने ही होंगे। ये अनरिजर्व के हैं। अनरिजर्व में तो मालूम होगा जनरल भी काउंट होते हैं, तो निश्चित तौर से चाहे वो अदर स्टेट से हो वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं, तो आपको 75 मार्क्स लाने होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करें 9 to 10 की, तो जैसे साइंस का दे रखा है तो इसमें सब्जेक्ट बहुत सारी आती है, एक ही नहीं होती है। जैसे साइंस है, साइंस के अलावा मैथ भी हो सकती है और मैथ के अलावा हिंदी, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत और भी अन्य विषय हो सकती है। तो ये एक तरह से ये है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो वहाँ से पूछे जाएंगे आपसे 100 क्वेश्चन। फिर 50 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, वो रहेंगे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के। अब इसे बाद में बात कर लेंगे, पहले सब्जेक्ट की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें साइंस की यहाँ पे मोटे तौर पे, इसमें से 34 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बायोलॉजी से, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 33 क्वेश्चन फिजिक्स से। इस प्रकार का ये 100 का पूछा जाएगा। इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट हो सकती हैं और वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। अब 50 क्वेश्चनों में देख लीजिए, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो हिंदी से हो, संस्कृत से हो, मैथ से हो या साइंस से हो। अब ध्यान रखना है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग से पूछे जाएंगे, वो आपके कह सकते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपके अदर स्किल हैं उसे 20 क्वेश्चन, इन्हें टोटल करेंगे तो ये 50 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो टॉपिक है ना, जो मैंने ये जो ब्लू से कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर से आप ध्यान रखना, ये आपने चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी की होगी 6 to 8 के लिए, वहाँ पर टीचिंग मेथड का रोल रहता है। चाहे वो रीट हो, यूपी टेट में तो सब्जेक्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सी टेट की परीक्षा दी होगी, वहाँ पर टीचिंग मेथड का रोल रहता है। ये उन्हीं से संबंधित है, बस ध्यान रखना है प्रीवियस में इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बने, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो अदर स्किल है, ये अदर स्किल में क्या आता है, जैसे जनरल नॉलेज है तो इसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ लिए जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तब मालूम होगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब एनवायरमेंटल साइंस है, अब जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं ये चीज़ें, तो 5 क्वेश्चन। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। अब गणित है, गणित तो रैंडमली आपको देखना होगा कि प्रीवियस में किन टॉपिकों से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उन पर ही ध्यान देना होगा, तो रैंडमली पूछे जाते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग ये भी रैंडमली पूछी जाती है, तो आपको ये देखना है इससे पहले सीरीज से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कोई सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, या जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं उनसे कैसे बने, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी प्रीवियस परीक्षा से। तो ये जो है यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो टीचिंग मेथड के संबंधित या कुछ ये सीडीपी का पोर्शन भी रहता है, तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार ये आपके 150 का मैटर होता है। ये सभी के लिए कॉमन थे, जो 50 क्वेश्चन का मैटर था ये वाला, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, और ये जो सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। अब इनके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं। जैसे आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके मैथ का सिलेबस 9 to 10 का, यानी माध्यमिक पेपर फर्स्ट का। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये टॉपिक है ना, ये मोस्टली आप किस जब 9 to 10 की बात क्या करें, हम ये करेंगे 6 to 10 की जो भी बुकें हैं, SCERT हो या आपकी NCERT हो, वहाँ पे ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये इन्हीं से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, यानी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये वाला। ठीक है,
अब इनके अलावा आ जाते हैं जो मैंने बताया था कि जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन मीन्स ये 50 क्वेश्चन कॉमन है आपके, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। अब मैंने साइंस की बात की थी, तो अब मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब क्या एक्चुअल में क्या है कि देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से 50 क्वेश्चन है आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के, और बाकी आपके 20 क्वेश्चन है कह सकते हैं जो भी अदर स्किल में आती हैं। अदर स्किल में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपकी टीचिंग से संबंधित है वो चीज़ें या CDP के कुछ पोर्शन है और टीचिंग मेथड से हैं, तो उनके 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना है प्रीवियस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर तैयारी करनी है। इसी प्रकार आपका हिंदी, इसी प्रकार SST, संस्कृत सभी के सिलेबस दे रखे हैं जो मैंने बताया। आपको केवल 100 जो मार्क्स का मैटर है इसी पर ध्यान ज़्यादा रखना है। बाकी ये नॉर्मली चीज़ें ये हो जाती हैं क्योंकि इतने दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अब जो पहली बार खुद इसमें तैयारी करके आ रहा है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो जैसे CTET पास करके आए हैं या अदर एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो निश्चित तौर से वहाँ पे यहाँ उनकी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जैसे कि अब मैथ वाले के लिए मैथ के 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं तो वो उसके लिए तो फ़ायदा ही है, चाहे वो साइंस के पूछे जाएँ उसके लिए भी फ़ायदा है। सो यहाँ पर रीजनिंग है वो उसके लिए फ़ायदा है। GK है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और GK के लिए इतना ध्यान भी नहीं करना है क्योंकि आपको फोकस रखना है अपनी सब्जेक्ट पे ही, क्योंकि ये भी टेट है, ये पास करके आपको मेन एग्जाम की तैयारी करनी होगी, तो निश्चित तौर से वहाँ पर सब्जेक्ट ही काम आती है और ये हो जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें साइंस में देख लीजिएगा, जैसे कि टॉपिक के नाम देख लीजिएगा, उसमें कुछ विशेषता है उन्हें भी याद रख लीजिएगा। जैसे पादप और जंतु जनन, यानी पादपों और जंतुओं में जनन है वो आपको 11-12 तक पढ़ना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप है उसे वो रहे ना, मोस्टली बात ये है। अब ये कह रहा है गुणवत्ता सुधार के लिए हम उर्वरक यूज करते हैं और खाद भी यूज करते हैं, ठीक है, और इन कीटों से बचाने के लिए हम करते हैं। और जैविक कृषि क्या है, ये टॉपिक फिक्स हैं जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं जो भी खाद वगैरह यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपकी मृदा क्षारीय है तो उसके उपचार के लिए आप क्या यूज करेंगे, उसमें ऑप्शन भी आ जाते हैं जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। मैंने देखा है कंपटीशन में कि अम्लीय मृदा है उसके उपचार के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, या लवणीय मृदा है उसके लिए उपचार के लिए क्या करेंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप याद रखें कि निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। बाकी बात करें सेकंड टॉपिक है बाष्पीकरण एवं ऊष्मा का अवशोषण। ये आपका 6-7 में ही, शायद 7 में दे रखा है, NCERT में, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठोस द्रव गैस विशिष्टता, अब ये ठोस द्रव गैस विशिष्टता है, ये भी शायद 9th क्लास में ही दे रखी है विशेषताओं को लेकर। ये विशेषताएँ इन सभी टॉपिकों को पढ़ना होता है। बाकी है तत्व यौगिक मिश्रण, समांगी असमांगी मिश्रण है, इनकी बात करें तो ये 9th क्लास की NCERT में दे रखा है, 3रा या 4था चैप्टर है, उसमें ये सभी चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। बाकी पौधे और जंतुओं में विविधता है, ये NCERT 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 है या 8 है, मुझे कन्फर्म याद नहीं, लेकिन उसमें सभी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि जो पंच जगत प्रणाली है वो RH विटेकर ने दी थी, जिसमें बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की जाती है। लेकिन पंच जगत में बात ध्यान रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो सीधे 11th-12th में टच कर जाते हैं, यानी 11th में जंप कर जाता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। इनके अलावा जंतुओं के प्रमुख समूह की बात करें तो एक तो अकशेरुकी होते हैं और एक कशेरुकी होते हैं। तो उनमें कौन कौन से जीव आते हैं, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट कोशिकाएं क्या होती हैं और उनसे संबंधित ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकांत, पृथ्वी जालक, कोशिका, ये सभी 9th की बुक में दे रखे हैं क्लास में, ठीक है। चाहे इसमें दे रखा है ना ऊतक, जंतुओं के ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, तो उनके बारे में जानकारी हो, और साथ ही साथ जो पादप में पाए जाते हैं उन्हें भी याद रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दे रखे हैं और ये 9th क्लास में दे रखे हैं। अब सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं तो निश्चित तौर से ये भी याद रखने हैं, ये भी 9th क्लास में दे रखे हैं। पादपों में अंतरकोशीय, जैसे किसी भी लिविंग जो सिस्टम में है कोशिकीय जो विसरण होता है, विनिमय होता है, ये भी 9th क्लास में दे रखा है। ये भी 9th क्लास में दे रखा है। गति और विस्थापन, वेग, समान असमान, सरल रेखीय अध्ययन, ये सभी चीज़ें आपको 9th क्लास NCERT में मिल जाएंगी। बल और गति, ये भी आपकी 9th क्लास में ही दे रखी हैं सभी चीज़ें, चाहे वो आपका गुरुत्वाकर्षण हो या आपका इनके अलावा गुरुत्वीय त्वरण हो, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, चाहे जड़त्व हो, ये सभी चीज़ों के बारे में बात कही गई है। अब कार्य ऊर्जा शक्ति है, ये आप पढ़ोगे तो ये शायद 9th में भी दे रखा है,
अगर 9th नहीं है तो 10th में दे रखा है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये दे रखे हैं सभी स्थित ऊर्जा करते ऊर्जा। इनके अलावा तैरती हुई वस्तुएं, ये फ्लोटिंग वाला जैसे इसमें दे रखे हैं, उत्प्लावन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आपेक्षिक घनत्व वाला है, ये संबंध बताए गए हैं इनमें और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ये भी आपके 9th में मिल जाएगा। इसके अलावा ध्वनि है, ध्वनि को चैप्टर को आप अच्छी तरीक़ा से कर लें क्योंकि ये आपका चैप्टर 9th में भी दे रखा है और शायद और फिर 11th 12th में पढ़ते हैं तब दे रखा है, ठीक है। तो आपको 10 तक तो करके ही जाना है, ठीक है। इनके अलावा ये प्राकृतिक संसाधन प्रगति से संतुलन है, ये 9th NCERT में दे रखा है। वायु जल और मृदा प्रदूषण सबसे जो संक्षिप्त परिचय दे रखा है ओजोन परत से संबंधित, ये भी आपके 9th में ही दे रखा है। अम्ल 4 ये है 10th में मिल जाएगा। धातु क्रमीय प्रक्रिया 10वीं क्लास NCERT में मिल जाएगा। तत्वों का वर्गीकरण NCERT 10th क्लास। हमारा पर्यावरण NCERT हो सकता है ये 9th या 10th का है। सजीवों की परिभाषित करना, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 10th में, नहीं तो 9th की NCERT बुक में सभी दे रखे हैं। ये भी शायद 9th में दे रखा है, अगर 9th नहीं है तो 10th होगा, कन्फर्म है। बाकी जैव आनुवांशिकी या जैव विकास की बात करें या आनुवांशिकी की बात करें तो ये 10th क्लास में दे रखा है। विद्युत परपथ, चाहे वो धारा से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो कक्षा 10th में ही दे रखा है। चुंबक कक्षा 10 में दे रखी है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। और लाइट की बात की जाए कक्षा 10 NCERT। प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण, ये भी कक्षा 10। ऊर्जा के स्रोत कक्षा 10। ये देख लो, मोस्टली इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 9th 10th में ना हो। इन दो टॉपिकों की बात करूँगा विशेषकर। एक तो आपका जो नामकरण है, जो पंच जगत वाला, नामकरण तो नहीं कहेंगे, नामकरण तो कह सकते हैं कि वो कैरोलिस लीनियस से द्विनाम पद्धति दी थी, उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। लेकिन RH विटेकर का जो वर्गीकरण है वो इसमें मायने रखता है क्योंकि वहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक ये कशेरुकी अकशेरुकी वाले, इनके ध्यान रखना है, इनमें कौन से जो फाइलम होते हैं, क्लास ऑर्डर गढ़ जो बोलते हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें कि ये किस कह सकते हैं फाइलम में आएगा, ये एग्जाम्पल किस फाइलम में आएगा, साथ ही साथ ये किन किन स्पीशीज़ों से संबंधित है, उन्हीं के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बाकी प्रोकैरियोट यूकैरियोट जब पढ़ेंगे ये तो नॉर्मल ही हैं और इन्हें आप खुद भी से भी कर सकते हैं, चाहे वो उसी के इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ये कोशिकांग हैं तो ये भी नॉर्मल ही हैं, आप पढ़ सकते हैं कि 9th 10th के। लेकिन ये फाइलम वाले हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है वो 11th से ही पूछा जाता है। ये नॉर्मली साइंस का था, मैथ का बता दिया है। बाकी आप और भी देख सकते हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो 9 to 10 वाला है साइंस का है पेपर। अब ये शिफ्ट का कौन सा है वो आप देख लीजिएगा। ये आपका 8/9/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। 9वां महीना अगस्त होता है, सॉरी अगस्त नहीं सितंबर होता है, सितंबर होता है। तो सितंबर मंथ में ये आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। 3 से 5.5 के मध्य में पेपर कोड ये था, आप देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। अब जैसे कि इसमें देख लीजिएगा जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन सी है, तो वो आपकी टिश्यू कल्चर होता है यानी ऊतक संवर्धन, तो ये आंसर है इसका। साथ ही साथ ये आंसर भी लगे हुए हैं इसमें। अब जैसे कि व्यवसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, तो इसमें देख लीजिएगा वो है उर्वरक खाद वगैरह होते हैं उनसे बढ़ती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 9 to 10 वाला होगा और ये पेपर फर्स्ट है और जो आपका 8/9/2023 को परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 3 से 5:30 बजे के मध्य में। साइंस पेपर कोड सब कुछ दे रखा है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन सी है, तो वो टिश्यू कल्चर होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला है। इस प्रकार इसमें आंसर भी साथ ही साथ लगे हैं। अब ये है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, तो वो आपकी बढ़ेगी उर्वरक और खादों से। तो निश्चित तौर से ये टॉपिक शुरुआत में ही दे रखे थे, उन्हीं दोनों से ही पूछ लिए गए हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो और भी देख लेते हैं। अब देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन है कि किसानों के द्वारा है फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो निश्चित तौर से हम मृदा उर्वरता होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वृद्धि हम मृदा की उर्वरता से कर सकते हैं। ठीक, और भी हैं जैसे कि मैग्नीशिया का दूध यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो
OH का होल ट्वाइस होता है। अब इसे ही बोलते हैं हम। अब इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन है क्या, निम्न में से कौन सा मैग्नीज का दूध है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और भी दे रखे हैं जैसे फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये मैथ का क्वेश्चन पेपर नंबर है आपका 5वां। इससे पहले 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये किस डेट को हुआ है ये देख लीजिएगा। ये 18/9/2023 को कंडक्ट करवाया गया था, मैथ का है, और ये 10 से 12:30 बजे के मध्य हुआ। पेपर कोड 110 है। अब देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं कि 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का अधिकतम घात कौन सा होगा, तो आप इसका होगा 4, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी पूछे गए हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक कह सकते हैं अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सत्य होगा, तो वो दशमलव रूप के लिए अशांत अनावर्ती होगा। इनके अलावा और भी है क्वेश्चन इसमें, जैसे इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप इसे काटेंगे तो जो भी आंसर आएगा। अब ये है इसका आपको रूप बताना है क्या बनेगा। इनके अलावा ये भी है √15/3 का एक संख्या है, ये कैसी है, अपरिमेय है परिमेय है, तो उस हिसाब से बताना है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये मैथ से संबंधित है। अब इनमें से बताना है 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा, तो 1/4 होगा। ये खुद से करने, इसमें ये आपके इसमें दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, और इनका फिर आपको बताना है 1/α² + 1/β² का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप जब इन्हें एक बार गुणा करके एक बार प्लस करके फिर उनके मान रख के इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब इसमें से कौन सा बहुपद है, आप देख सकते हैं इसमें से 2x² + 3√x होगा। यानी ये मोस्टली मैथ के क्वेश्चन है और नॉर्मली ये 10 तक ही पूछे गए हैं। और जिन्हें लगता है कि ये टफ है, मुझे तो नहीं लगता है ज़्यादा टफ है। आप खुद से भी कर सकते हैं, जो आपने अब तक पढ़ा है ना उसी आधार पे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अन्य सब्जेक्ट है ना उनके भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस प्रकार हमने ये वीडियो बनाया है। और बाकी अगर कोई कमी रहेगी तो नीचे तौर से कमेंट करके बता दें। और ये क्वेश्चन पेपर चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता देना, इसकी 10-15 मिनट की वीडियो बना के इन्हें सभी को सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इनमें कुछ के आंसर गलत भी दे रखे हैं, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये फाइनल आंसर की नहीं है। इसमें ये जो पहली आंसर की थी वही था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत भी दे रखे हैं। तो आप जैसा भी है बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।